सर्टेन परसेंटेज अमाउंट लेता है, तो दैट इज, एंड अगेन वो भी टीडीएस के जैसे, दैट वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द टैक्स लाइबिलिटी। एंड सर आपने एडवांस टैक्स का ये बताया था कि मतलब पूरा असेसमेंट ईयर खत्म हो जाने के बाद टैक्स पे करने के बजाय इसमें एडवांस टैक्स इन एडवांस पे किया जाता है इनकम असेस करके, कि मतलब जैसे अगर मैंने सर्टेन शेयर्स इनकम किया तो प्रॉफिट किया तो उसके ऊपर। ठीक है, वेरी गुड। यस सर। तो हमने लास्ट क्लास में मॉड्यूल 2 पूरा कर लिया था, ठीक है। तो आज हम मॉड्यूल 4 स्टार्ट कर रहे हैं पहले, ठीक है, फिर मॉड्यूल 3 को स्टार्ट करेंगे। तो कोई बताएगा कि जीएसटी आने से पहले हमारे देश के अंदर, एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन से भी पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, जो इनकम टैक्स के बारे में हम पढ़ा अभी हमने, तो वो किस प्रकार का टैक्स है? वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट। डायरेक्ट क्यों? वो डायरेक्टली अमाउंट जो भी होता है ना वो रिकवरी होता है। क्या? जो हम लोग पेमेंट गवर्नमेंट को डायरेक्टली पैसा जाता है, जो भी हम लोग पे करते हैं ना। तो इंडिविजुअल डायरेक्टली विदाउट किसी मीडिएटर की हेल्प से, विदाउट एनी मीडिएटर, गवर्नमेंट को सीधा पैसा हम दे रहे हैं, इसलिए वो इनकम टैक्स जो हम भरते हैं वो एक डायरेक्ट टैक्स है। और जो जीएसटी बनाया हमने, तो वो किस प्रकार का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों? क्योंकि वो थ्रू थ्रू जाता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं आता है। किस प्रकार से फिर इनडायरेक्ट टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास पहुंचता है? और थोड़ा लाउड बोलिए। जैसे हम सर कोई चीज़ परचेज करेंगे तो हम वो पहले शॉप वाले को देंगे, फिर वो शॉप वाला जीएसटी गवर्नमेंट को देगा, फिर वो जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को अलग जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग जाएगा। ठीक है। तो जीएसटी से पहले, जीएसटी कौन से साल में हमारे देश में लागू हुआ? सर 2017। 2017 वन रिजर्व वन अमेंडमेंट। तो उससे पहले कैसा सिस्टम था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का? वैट। सर सर्विस टैक्स था। सिर्फ सर्विस पे टैक्स लगता था? नहीं सर, वैट भी था ऑन गुड्स। वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो वो सब हमें इस मॉड्यूल के अंदर देखना है कि पहले का हमारा सिस्टम था उसको क्यों बदला गया, रीजंस, क्यों जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, वो देखेंगे। अब किस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्स चलता है, वो किस प्रकार का सिस्टम चल रहा है, वो सब हमें मॉड्यूल 4 के अंदर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो जीएसटी की हमने करी। तो आप में से, जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था सैम 4 के अंदर, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यदि काफ़ी बच्चों किसी को याद है तो, जीएसटी की अमेंडमेंट के लिए किस प्रकार की मेजॉरिटी की ज़रूरत है जब हम जीएसटी के लिए अमेंडमेंट बिल लेके आए? स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट्स। विद स्टेट रेटिफिकेशन। वेरी गुड विनोद जी, कि स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन, यहाँ पर फिर जाके वो हमारा बिल पास हुआ था। स्टेट रेटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको 50% ऑफ द स्टेट्स का आपको यहाँ पर मतलब यस चाहिए था इस बिल को पास करने के लिए।
तो कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट सेंटर प्लस स्टेट दोनों पे पड़ता है, तो स्टेट पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए उन बिल्स के अंदर सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से काम नहीं चलता, हमें स्टेट की मंजूरी भी वहां पर चाहिए। ठीक है, इसलिए जीएसटी का जो बिल आया था उसको हमने स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन से पास करके 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लेके आए थे, तो वहां से ये हमारा लैंडमार्क बिल है, ये भी हमारा वन ऑफ द कह सकते हैं हमने हमें कि क्योंकि इसने हमारी सारी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम चेंज कर दिया था। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को हम आज देखते हैं, सारा स्टार्ट करते हैं हमारा मॉड्यूल 4। ठीक है, तो ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, जैसे अभी आप सबने बताया कि ओल्ड स्ट्रक्चर के अंदर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, कस्टम्स ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था, सेल्स टैक्स, वैट, ये सब हमारे लगते थे। ये इनका एंट्री नंबर दिया हुआ है सबका अलग अलग। ठीक है, टैक्सेबल इवेंट इज मैन्युफैक्चर, taxable event is import and export of goods, taxable event is rendering of services, taxable event is transfer of ownership। तो इन सब के ऊपर ये इतने प्रकार के टैक्सेस लगते थे। अब क्यों लेके आए हम जीएसटी को, तो क्या क्या डिफेक्ट्स थे ओल्ड सिस्टम के अंदर, कई बार क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है कि क्यों हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। तो क्यों का आंसर जो है वो हम देंगे, हमें ये बताना पड़ेगा क्या ओल्ड सिस्टम के अंदर क्या क्या कमियां थी। ठीक है, कमियों के साथ साथ और जीएसटी के क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं, उन क्यों के आंसर के अंदर ये दोनों चीजें आपको बतानी होगी। 13 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो कास्केडिंग इफेक्ट था उसका, both central and state government levy tax on the same goods, former levy tax on manufacture of goods and later levy VAT on sale of every same goods. State governments does not permit credit of excise duty paid by the manufacturer to the dealer on sale of goods. Thus, VAT is also payable on excise duty component of the price, resulting in cascading effect. Similarly, service tax is payable on rendering of service. No credit of service tax paid on input services used in selling of goods is provided by the state government, so tax is levied on tax, it boosted inflation। तो इसलिए वन ऑफ द रीजन क्या था कि 2 बार 3 बार हमें टैक्स को उसी सेम गुड्स के ऊपर देना पड़ रहा था, इसलिए इसको वैट वाले सिस्टम को चेंज करना पड़ा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स या सेस। Multiple taxes were levied in pre-GST regime like excise duty, VAT, entry tax, luxury tax, entertainment tax, service tax, octroi, etc. These taxes were in additions to various cesses imposed by state and central government like Krishi Kalyan cess, Clean Energy cess, etc. All this made the tax structure very cumbersome। तो इसलिए भी हमें जो डिफेक्ट था वैट सिस्टम के अंदर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स था, इसलिए जीएसटी को लाना पड़ा। थर्ड पॉइंट इज ओवरलैपिंग ऑफ jurisdiction। Over the years, distinction between goods and services has become hazy, due to which there is overlapping of state VAT and central service tax on transactions like works contract, food-related services of restaurants, caterers, computer software, SIM cards, renting of movable property, etc. In these cases, it was difficult to judge whether the transaction was sale of goods or rendering of service. Therefore, both the central and state government would impose tax। तो वहां पर दोनों ही सरकारें वहां पर टैक्स को लगा रही थी। Fourth is rivalry amongst states। Pre-GST regime of indirect tax was not destination-based tax, but origin-based tax। तो पहले जो रखता था वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स लगता था, जहां से और मतलब निकल के आ रही है चीज।
In that regime, taxes are collected and utilized by the state administration where goods and services are transacted, manufactured, or supplied. This would encourage state to provide sales tax, VAT relief to attract industries, and at the same time discourage supply of goods from other states by imposing entry tax, octroi, luxury tax, etc. on goods coming from other states. तो पहले तो मैन्युफैक्चरिंग वालों ने टैक्स लगाया, फिर वहां से निकल के यदि दूसरी स्टेट में गुड्स गया तो उस स्टेट के एंट्री टैक्स, प्रोई, ये सब लगता था। तो वहां पे जो टैक्स था वो बहुत ज्यादा एट द एंड आपको लगा हुआ मिलता था। फिर फिफ्थ इज हिंड्रेंस टू इंटीग्रेटेड मार्केट सिस्टम। India, despite being one nation, could not develop into national market due to invisible barriers of central state tax, VAT, entry tax, etc., as mentioned in last point. These invisible barriers were visible in the form of checkposts on the boundaries of states. Loss of man and truck cars. Due to checkposts mounted by states on entry point, millions of man hours and truck cars were lost. Besides that, huge corruption was involved with made logistic management a costly affair. जब आपको एंट्री टैक्स देना पड़ता था पहले, तो वहां पर एक तो मिलियंस ऑफ मैन आवर्स वहां पर वेस्ट होते थे, ट्रक कार्स वेस्ट होते थे, करप्शन बहुत था वहां पर कि आपने दूसरी स्टेट के अंदर गुड्स लेके जाने हैं तो वहां पर टैक्स लगता था आपके ऊपर, एंट्री टैक्स। तो वहां पर करप्शन इतना था कि आपका ट्रक पास कर देते एंट्री वाले, उनको कुछ रुपए दे दो तो इस प्रकार से वहां पर करप्शन को रोकने के लिए भी हम ये वाला जीएसटी वाला सिस्टम लेके आए। Seventh is difficulty in compliance for taxpayers. As mentioned already, pre-GST regime had multiplicity of tax and consequently tax laws. Moreover, each tax had a different taxable event like manufacturer for excise, VAT for sales, etc. Also, there were multiple of tax authorities. Compliance required voluminous efforts on the part taxpayers. It also promoted इंस्पेक्टर राज। तो वहां पर क्या था, इंस्पेक्टर राज का मतलब वहां पर इतना प्रकार का टैक्स लगता था तो मतलब करप्शन बहुत होता था। ठीक है, तो हर पॉइंट पर आपसे पैसे ले लिए जाते थे। ठीक है, गवर्नमेंट्स के पास पैसा कम पहुंचता था बट अफसरों की जेबों में ज्यादा पहुंचता था। Difficulty in cross verification of credit availed by assessees. Earlier, it was difficult for the tax department to get the verification report from supplier of goods to know whether the supplier has issued particular invoice on the basis of which input tax credit has been taken by the purchaser. Due to lack of online data, the verification was done offline. Often the report of supplier was not received or received after considerable lapse of time. Many scrupulous dealers exploited this and availed fraudulent credit. Ninth, tax evasion. Burden of compliance, multiplicity of tax laws increase the propensity to evade taxes. Fudging of records, concealment of transactions, bribing the tax officials were the tools adopted to remain out of tax. ये मैंने आपको भी बताया कि टैक्स इवेजन वहां पर बहुत ज्यादा होता था बिफोर जीएसटी। नेक्स्ट इज यूज अमाउंट ऑफ लिटिगेशन। With multiple tax laws, each having different taxable events, result was lot of disputes regarding availment of credit, determining manufacture of goods, value of goods, classification of goods, etc. Dispute settlement mechanism is almost choked with such disputes resulting in pendency of tax demands. तो लॉट ऑफ सिविल केसेस जो हमारे टैक्सेशन के केसेस हैं बढ़ गए थे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स था वहाँ पर। अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, जैसा हमने देखा कि टैक्स डिपार्टमेंट को क्रेडिट देने के अंदर वहाँ पर मुश्किल होती थी। ठीक है, प्रोसेस जो था वो बहुत ही
क्लीन एंड क्लियर नहीं था। ठीक है, तो ये इतने सारे रीजन हैं, 10 मैंने आपको बता दिए हैं कि हमें वैट सिस्टम को खत्म करने के ये रीजंस थे और जीएसटी को लाने के भी यही रीजंस थे। जो उसकी कमियां थी वही जीएसटी की खामियां हैं, मतलब अच्छी बातें हैं। अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी देखो आपका, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स levied on manufacture, sale and consumption of goods and services. Chain of tax credits. GST offers comprehensive and continuous chain of tax credits from the producer's point, service provider's point up to the retailer's level, consumer's level, thereby taxing only the value added at each stage of supply chain. कि जितना आपने हर स्टेज के ऊपर वैल्यू ऐड किया है उतनी के ऊपर ही आपका क्या है वो जीएसटी ज्यादा लगता है। पूरी अमाउंट के ऊपर आपको अब मतलब टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड देखो, बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। लास्ट वाला कंज्यूमर उसको बोर्न करता है। द सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, कि आपको वहां पर क्रेडिट मिलता रहता है। ठीक है, लास्ट में परचेजर जो मतलब सेल किया है वो जीएसटी भरता है और कंज्यूमर उसको पेड करता है। And can set off this credit against the GST payable on the supply of goods and services to be made by him. Thus, only the final consumer bears the GST charged by the last supplier in the supply chain with set of benefits at all the previous stages. No cascading effect, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। Since only the value added at each stage is taxed under GST, there is no tax on tax or cascading of taxes under GST system. GST does not differentiate between goods and services, and thus the two are taxed at a single rate. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जीएसटी के। अब बेनिफिट्स देखते हैं जीएसटी के क्या क्या है। तो इन बेनिफिट्स को भी हम हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है कि पुराना टैक्स स्ट्रक्चर क्यों हटा के जीएसटी लाया गया, वो 10 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं और इन पॉइंट्स को भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। जीएसटी इज ए कंजम्पशन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम। Unlike the earlier system, which were based on origin of sale or manufacture, this feature reduces the regressive impact of indirect taxes. So GST brings benefits to all the stakeholders, namely industry, government and consumer. First is integrated national market. GST aims to make India a common market with common tax rates and procedures and remove the economic barriers, thus paving the way for an integrated economy at the national level. This will ensure seamless and smooth movement of goods and services across the nation. ठीक है, इंटीग्रेटेड मतलब उसने सारी नेशनल मार्केट को एक प्रकार का सर्विस टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा के इंटीग्रेट जोड़ दिया है। एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट।
Cascading of tax occurs when each successive transfer is being taxed inclusive of previous tax levy. At certain occasions, a particular activity is taxed by both center and state government, which leads to duality of taxes. This results in cascading effect of taxes. GST will overcome the problem of tax cascading through input tax credit mechanisms, and ultimate burden of taxes to be paid would be on the consumer of goods and services. Third is removal of multiplicity of taxes. GST will remove all the multiple taxes which are levied in the present regime. Duties and taxes like excise duty, value added tax, entry tax, luxury tax, entertainment tax, octroi and services tax shall subsume under GST. There shall remain only one tax called GST. It will bring transparency and ease of doing business in India. तो ये अच्छा पॉइंट है, इसको लिख सकते हो. Increase in GDP. GST will certainly bring ease of doing business in India, क्योंकि इतने प्रकार के टैक्स भरने की जगह आपको सिर्फ एक प्रकार का टैक्स भरना पड़ रहा है. तो इससे क्या हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ हमारा. ठीक है. It is expected that the ease of doing business index of India, which remains around 140, shall fall to double figures. It will certainly bring trust and faith in the taxation regime, leading to huge capital inflow from foreign investors. There shall be boom in the manufacturing as well as service sector, leading to GDP growth. तो आपने भी देखा कि हमारा जीडीपी कितना मतलब सुधर गया है अब. ठीक है. Fifth is efficient administration by government. GST is a fully automated tax regime. There shall be everything shall be from filing of returns to refunds to assessment proceedings, everything shall be online. तो अब हम देखते हैं सारा पैसा आपको जीएसटी जो मंथली भरना पड़ता है दुकानदारों को, मतलब या 3 मंथली भरना पड़ता है, वो सारा पैसा ऑनलाइन पे करना पड़ता है आपको. ठीक है. तो सारा सिस्टम क्या हो गया है, अब एक सिस्टमेटिक हो चुका है. There shall be least physical interaction between the taxpayer and the revenue authorities. Online system is set to bring transparency, lower corruption, and better administration by the government. तो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी टू ट्रेडर्स को क्या बेनिफिट है, रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस. कंज्यूमर्स को क्या है, सिंपलर टैक्स सिस्टम हो गया है. तो create unified common national market for India, giving boost to foreign investments and make in India campaign. Mitigation of cascading, डबल टैक्सेशन को खत्म करा इसने. ये ट्रेडर्स को वहां पर बेनिफिट हुआ, कंज्यूमर्स को रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ cascading. Third is more efficient neutralization of taxes, especially for exports. Uniform prices throughout the country. Fourth is development of common national market. Transparency in taxation system. Fifth is simpler tax regime, increase in employment opportunities, fewer trades and exemptions, distinction between goods and services no longer required. तो किस प्रकार से जीएसटी का इवोल्यूशन हुआ इंडिया के अंदर, उसको देखते हैं थोड़ा. In the year 2000, the then Prime Minister introduced the concept of GST and set up a committee to design a GST model for the country. In 2006, announced by the Union Finance Minister during budget of 2006-7 that GST would introduced from 1st April 2010. बट वहां पर नहीं हुआ.
फिर 2014 के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशनल 122nd अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. In August 2016, the Constitution 101st Amendment Act was enacted. ठीक है. फिर 30th जून 2017 को, नहीं उससे पहले मई में आएगा ना ये. हाँ, मई 2017 को जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स ऑल द रूल्स. फिर अप्रैल 2017 CGST, IGST, UTGST and compensation cess acts passed. हेलो हाँ, हेलो सर, द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट है, उसके बाद फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ ना, सितंबर 16. क्या कह रहे हो? एरो वाइज ऐसे जाएगा ना, हाँ सितंबर हाँ हाँ, 2016. इधर से जाना था, मैंने उल्टा ले लिया. वही तो यहाँ से अगस्त से सितंबर 2016 आएगा. फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई. फिर मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस बिल. फिर अप्रैल के अंदर इसको पास कर दिया गया. फिर मई 2017 के अंदर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स ऑल द रूल्स. फिर 30th जून 2017 को ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पास देयर एसजीएसटी एक्ट. फिर 1 जुलाई 2017 जीएसटी को लॉन्च कर दिया गया था. 8 जुलाई 2017 को एसजीएसटी एक्ट पास्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर. सीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड टू एक्सटेंड जीएसटी टू जम्मू एंड कश्मीर. तो इस प्रकार से 1 जुलाई 2017 को हमारे देश के अंदर जीएसटी को लागू कर दिया गया था. फिर उसके बाद यदि देखें 2017 के अंदर जीएसटी को लॉन्च किया आर्टिकल 246A के अंदर. 2018 के अंदर स्टेबलाइज किया कंट्री के अंदर. फिर 2019 के अंदर हम ई वे बिल लेके आए. ठीक है, एक अमाउंट से ज़्यादा का यदि कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स जा रहा है तो वो पहले ही उसका ई वे बिल बनवाना पड़ेगा. 2020 के अंदर कोविड रिलीफ QRMP. 2021 के ई इनवॉइसिंग का सिस्टम लेके आए. 2022 एंटी इवेजन स्ट्रिक्ट आईटीसी रूल्स लेके आए. 2023 के अंदर GSTAT सेटअप किया हमने, जीएसटी सेटअप किया हमने. 2024 के अंदर रेट रिफॉर्म्स किए, अभी जो कुछ टाइम पहले चेंजेस किए थे. 28 वाले % वाली चीज़ों को 18% में ले आए थे, 18 वाली को 12 में ले आए थे. 2025 के अंदर एआई ऑटोमेशन. 2026 के अंदर मैच्योर जीएसटी सिस्टम हमारा अब आ गया है. अब जीएसटी क्योंकि एक हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी क्या है इसको भी हमारा देखना जरूरी है. Power to levy and collect taxes, whether direct or indirect, emerges from the Constitution of India. In case any tax law, be it an act, rule, notification, or order, is not in conformity with the Constitution, it is called ultra vires the Constitution and is illegal and void. Article 265 of the Constitution of India prohibits arbitrary collection of tax. It states that no tax shall be levied or collected except by authority of law. The term authority of law means that tax proposed to be levied must be within the legislative competence of the legislature imposing the tax. Power to levy goods and services tax has been conferred by Article 246A of the Constitution, which was introduced by the Constitution 101st Amendment Act 2016.
need for amendment, the constitutional provisions thereto had delineated separate powers for the center and states to impose various taxes. Whereas the center levied excise duty on all goods produced or manufactured in India. The states levied value added tax once the goods entered the stream of trade upon completion of manufacture. In the case of interstate sales, the center had to power to levy a tax, center sales tax, but the tax was collected and retained entirely by the states. Services were exclusively taxed by the center together with applicable cesses, if any. Besides, there were state-specific levies like entry tax or TROI, luxury tax, entertainment tax, lottery and betting tax, local taxes levied by panchayats, etc. With respect to goods imported from outside the country into India, Center levied basic customs duty and additional duties of customs together with applicable cesses, if any. तो अब इसके इंट्रोडक्शन से क्या हुआ जीएसटी के introduction of the GST required amendment in the constitution so as to enable integration of the central excise duty including additional duties of customs, state VAT and certain state specific taxes and service tax levied by the center into a comprehensive goods and services tax and to empower both center and state to levy and collect it. तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 here in after referred to as constitutional amendment act was passed. It has 20 sections. Newly inserted article 279A empowering president to constitute GST council was notified on 12/9/2016. Remaining provisions were notified with effect from 16/9/2016. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने 101 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारी यहाँ पे की. Provisions of Constitution of India dealing with GST. Article 246A, Part to make laws with respect to goods and services tax. This article grants power to center and state governments to make laws with respect to GST imposed by center or such state. Center has the exclusive power to make laws with respect to GST in case of interstate supply of goods and or services. अब देखते हैं प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीलिंग विद जीएसटी. तो सबसे पहले आर्टिकल 246A, पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. This article grants power to center and state governments to make laws with respect to GST imposed by center or such state. Center has the exclusive power to make laws with respect to GST in case of interstate supply of goods and or services. Article 269A, Levy and collection of GST on interstate supply. Article 269A stipulates that GST on supplies in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India, and such tax shall be apportioned between the Union and the states in the manner as may be provided by Parliament by law on the recommendations of the Goods and Services Tax Council. In addition to above, import of goods or services or both into India will also be deemed to be supply of goods and or services in the course of interstate trade or commerce. फिर आर्टिकल 366 डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
services and state. Goods and services tax means any tax on supply of goods or services or both, except tax on the supply of the alcoholic liquor for human consumption. Consequently, GST can be levied on supply of all goods and services except alcoholic liquor for human consumption. तो अल्कोहल के ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लगता है हमारा. सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स. ठीक है. डेफिनेशन ऑफ गुड्स. द टर्म गुड्स हैड ऑलरेडी बीन डिफाइंड अंडर क्लॉज 12 of Article 366 in an inclusive manner to provide that goods include all materials, commodities and articles. फिर आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल हमारी. Article 279A of the Constitution empowers the President to constitute a joint form of the center and states, namely Goods and Services Tax Council, GST Council जिसको बोलते हैं. The Union Finance Minister is the chairman of this council. तो उस काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा. And ministers in charge of finance or any other minister nominated by each of the states or UTs with legislatures are its members. Besides, the union minister of state in charge of revenue or finance is also its member. The function of the council is to make recommendations to the union and the states on important issues like tax rates, exemptions, threshold limits, dispute resolution, etc. It shall also recommend the date on which GST be levied on petroleum, crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel. Every decision of the GST Council is taken by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present and voting. ठीक है. वैशाली जी, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो. मुझे लगता है कि अल्कोहल पर फिर कौन सा टैक्स लगता है, ये पूछना है क्या? हाँ सर, क्यों नहीं लगाया जाता है वो जीएसटी इसके ऊपर, ये पूछो. जीएसटी अल्कोहल के ऊपर क्यों नहीं लगाया जाता है? जीएसटी को, क्योंकि अल्कोहल के ऊपर जीएसटी इसलिए नहीं लगाया जाता कि जीएसटी का जो टैक्स बनता तो वो कम अमाउंट के अंदर बनता जीएसटी का. तो इसलिए जो अल्कोहल के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है. ठीक है. वैट, अभी भी वैट ही लगता है उसके ऊपर. ये स्टेट्स को ऑप्शन दे दिया कि आप कितना वैट लगाना चाहते हो. तो आपने देखा होगा काफी स्टेट्स के अंदर अल्कोहल सस्ती मिलती है, किसी किसी के अंदर महंगी मिलती है. तो ये अल्कोहल का डिसीजन स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया था सेंटर ने कि आप अपनी स्टेट के ऊपर अपने हिसाब से इसके ऊपर टैक्स को लगाए. इसलिए जीएसटी के अंदर इसको नहीं लिया गया. और मेजर बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर टैक्स रिसीव होता है अल्कोहल के ऊपर, तो इसलिए भी इसको यहाँ पर छोड़ा गया. ठीक है. पता चल गया ना मुझे कि कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले हो. यस सर, आप थैंक यू सर, मन की बात आप जान लेते हैं. थैंक यू वेरी मच. नहीं चंदन जी, अब कुंडली मत दिखाने लग जाना आप मुझे. चलो, तो स्ट्रक्चर देखते हैं जीएसटी की. स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी. जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड tax applicable on all transactions involving supply of goods
and services for a consideration subject to exceptions thereof. GST in India comprises of Central Goods and Services Tax CGST जिसको बोलते हैं हम, levied and collected by central government. तो इन्होंने क्या किया कि एक परसेंटेज कर लिया कि इतने परसेंट स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, इतना परसेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी. जैसे काफ़ी गुड्स के ऊपर 18% लगता है तो 9% CGST भरते हैं हम, 9% SGST देते हैं. आपने कभी बिल्स देखे हो तो. State Goods and Services Tax SGST levied and collected by state government, union territories with state legislatures and union territory goods and service. जो यूटीज हैं वहाँ पर SGST की जगह यूनियन टेरिटरी के अंदर हमारा जो लगता है levied and collected by union territories without state legislature और intra state supplies of taxable goods and or services. तो यूटीज के अंदर हमारा UT GST लगता है. Interstate supply of taxable goods and or services are subject to integrated goods and services tax. जैसे आज महाराष्ट्र के अंदर हो आप, चंदन जी ने राजस्थान से कोई मतलब बिजनेस करते हैं, राजस्थान से अपने बिजनेस के लिए कोई चीज़ मंगाई तो चंदन जी वहाँ पर IGST को भरेंगे, ना ही तो CGST ना ही SGST. Interstate supply of taxable goods or services are subject to integrated goods and services tax. IGST is approximately the sum total of CGST and SGST. जितना मतलब 18% आपके ऊपर SGST और CGST लगना था तो 18% आपके ऊपर सीधा IGST लगेगा यदि आप आउट ऑफ द स्टेट माल मंगा रहे हो, एंड इज लिविड बाय सेंटर ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज. CGST has replaced the central taxes such as Central Excise Duty, also known as Central Value Added Tax or CENVAT, Additional Excise Duty on medicinal and toilet preparations, Services Tax, Additional Customs Duty known as Countervailing Duty, Special Additional Duty of Customs and surcharges and cesses. As for the state taxes that SGST replaced, they include VAT, purchase tax, entertainment tax, other than that levied by local bodies, advertisement tax, luxury tax, taxes on lotteries, betting and gambling, octroi and entry tax, and state cesses and alcoholic beverages and petroleum products are kept outside of GST. तो पेट्रोल के ऊपर भी हमारा बहुत सारा टैक्स जाता है, तो पेट्रोल और अल्कोहल को हमने आउटसाइड GST रखा था. ठीक है, तभी पेट्रोल डीजल के रेट्स भी स्टेट्स वाइज अलग होते हैं और अल्कोहल के रेट्स भी स्टेट वाइज अलग होते हैं. ठीक है, इन दो चीज़ों को हमने GST में इंक्लूड नहीं किया था. याद है आप सबको? यहाँ आज ही पता चली ये चीज़. बताओ भाई. आज ही पता चली सर. आज पता चली. चलो अच्छी बात. उमेश जी बहुत दिनों बाद आए हो आप क्लास में. कल भी आए थे सर, कल भी आए थे आप, बट कल बात नहीं हो पाई आपसे. कहाँ रहने लग गए आप? आवाज नहीं आ रही है आपकी उमेश जी. अभी भी नहीं आ रही है उमेश जी आपकी आवाज. टेक्निकल इशू, कोई बात जी. चलो आगे देखते हैं. GST is implemented in India on a concurrent dual basis where the center and the states shall have concurrent powers to levy, collect and administer GST. The GST regime has two components, central GST and state union territory GST. These are imposed simultaneously on every transaction of supply
that takes place within the state या union territory. ठीक है. फॉर इंटरस्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर अकॉर्डिंगली. इन जीएसटी regime following taxes will be levied as per their corresponding acts. तो एक एक करके इसको थोड़ा देखते हैं. सीजीएसटी जैसा भी बताया था, जीएसटी levied by center on इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. इंट्रा का मतलब विद इन द स्टेट. Transaction of supply as per CGST Act 2017, which is applicable to all states and union territories in India. फिर GST levied by the states on intra-state transaction. ये दोनों इंट्रा-स्टेट ट्रांजैक्शन में लगते हैं. इंट्रा-स्टेट का मतलब महाराष्ट्र के सेलर ने महाराष्ट्र के बायर को ही गुड्स को सेल आउट किया. ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा-स्टेट ट्रांजैक्शन. For this purpose, states include those union territories that have their own legislature. Example: Delhi, Pondicherry, respective states and UTs having own legislature have their own state goods and services tax acts. फिर थर्ड आता है हमारा यूटी जीएसटी levied by territories administered by the union for transaction of supply within their territory. There is one Union Territory Goods and Services Tax Act 2017 applicable to 5 Union Territories of Andaman and Nicobar, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Chandigarh. तो वहां पर यूटी जीएसटी वहां पे लगता है. फिर फोर्थ आता है हमारा इसके अंदर आईजीएसटी. ये भी मैंने बताया था, ये इंटर स्टेट लगता है. इंट्रा और इंटर का मतलब बिटवीन द स्टेट. इंटर का मतलब बिटवीन द स्टेट्स और इंट्रा स्टेट मतलब इन द स्टेट. ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस को समझ रहे हो ना. इंट्रा का मतलब हो गया विद इन द स्टेट. महाराष्ट्र की कंपनी ने महाराष्ट्र की कंपनी को ही चीज दिया. इंटर का मतलब हो गया राजस्थान की कंपनी ने महाराष्ट्र को दिया, तब आईजीएसटी लगता है. On every interstate transaction of supply, integrated goods and services tax shall be imposed by center as per IGST Act 2017. This IGST shall be imposed and collected by the center and shall be apportioned between center and the states in the manner provided by GST Council. IGST rate shall be sum of CGST and SGST. तो दोनों का सम जो होता है वो आईजीएसटी की वैल्यू होती है. फिर फिफ्थ आता है हमारा स्टेट कंपनसेशन सेस. The central government promised to compensate the states for any loss of revenue due to new regime for a certain period and to a certain extent. To gather resources for this, a compensation cess has been imposed on notified goods and services or both by the center. तो वहाँ पर जो भी इस रिजीम से जो चेंज लॉस हुआ है दुकान, वहाँ पर उनको स्टेट कंपनसेशन सेस वहाँ पर दिया जाता है. ये इस हिसाब से भी समझ सकते हो. लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई यदि सेम स्टेट के अंदर है तो उसको इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं. वहां पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है. लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन डिफरेंट स्टेट्स में है तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. वहां पर हमारा आईजीएसटी लगता है. सप्लाई अंडर जीएसटी इसको देखते हैं.
Supply will be discussed in following points: meaning and scope of supply, composite supply and mixed supply, time of supply, value of supply, place of supply. Meaning and scope of supply. The incidence of tax is the foundation stone of any taxation system. It determines the point at which tax would be levied, that is the taxable event. A taxable event is that event which, on its occurrence, attracts tax liability. In case of GST, supply of goods or services or both, as the case may be, is the taxable event. It is important to note that here that supply is not the same as sale or manufacture. तो जहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, ये बताता है हमें कहाँ से इसका टैक्स वुड बी लिवाई होगा, वहाँ पर टैक्सेबल इवेंट उस जगह को बोलते हैं। फाउंडेशन स्टोन जहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले क्या हुआ करता था, टैक्सेबल इवेंट इन प्री जीएसटी रिजीम। इसके अंदर देखो, मैन्युफैक्चर हुआ गुड्स का तो वहाँ पे आपने भरा एक्साइज ड्यूटी। फिर इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स हुआ तो सेंट्रल सेल्स टैक्स भरा। इंट्रा सेल ऑफ गुड्स भरा तो वैट भरा। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज सर्विस टैक्स दिया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर आपने काउंटर वेलिंग ड्यूटी दी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर आपने स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी लगती थी। एंटरटेनमेंट के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। प्रोविजन फॉर लग्जरी के ऊपर लग्जरी टैक्स लगता था। एंट्री ऑफ गुड्स इनटू स्पेसिफिक लोकल एरियाज एंट्री टैक्स लगता था। फिर हम वहां पे ले आए जीएसटी एप्लीकेबल इन ल्यू ऑफ टैक्सेस मेंशन्ड इन कॉलम 1। तो उन सारे टैक्सेस की जगह हमारा एक टैक्स लगने लग गया जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी मतलब टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। Broadly, the controversies related to issues like whether a particular process amounted to manufacture or not, whether the sale was predetermined sale, whether a particular transaction was a sale of goods or rendering of services, etc. The GST laws resolved these issues by laying down one comprehensive taxable event, that is supply of goods or services or both. GST law by levying tax on the supply of goods or services, सारा टैक्स कहाँ पे लग गया, एक पॉइंट पे लग गया सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। उसके बाद तो जितनी जितनी वैल्यू ऐड होती जाएगी उतनी उतनी के ऊपर टैक्स लगता है। तो जीएसटी लॉ बाय levying tax on the supply of goods and or services departs from the historically understood concepts of taxable event under the state VAT laws, excise laws and service tax laws, that is sale, manufacture and service respectively. In the GST regime, the entire value of supply of goods and or services is taxed in an integrated manner. Unlike the earlier indirect taxes, which were charged independently either on the manufacture or sale of goods or on the provisions of services. Provisions relating to supply of CGST Act Section 7, meaning and scope of supply, Section 8 taxability of composite and mixed supplies, तो ये सब उसके अंदर दिया हुआ है। शेड्यूल 1 मैटर्स टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 2 मैटर्स टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। शेड्यूल 3 मैटर्स और ट्रांजैक्शंस व्हिच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। Section 7 of the CGST Act defines the scope of supply in an inclusive manner. The modes of supply mentioned in Section 7(1)(a) are only in the forms of examples and the list is not exhaustive. This is substantiated by the use of words such as in the definition. तो वहाँ पर उन्होंने वर्ड रखा such as का मतलब इंक्लूसिव नेचर की डेफिनेशन उन्होंने बनाई। Provisions of scope of supply under CGST Act have also been made applicable to IGST Act
provide section 20 of the IGST. Section 7, subclause 1, the expression supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. तो ऑल द फॉर्म्स इसके अंदर समझाया गया। सेल के अंदर क्या होता है, ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम वन टू अनदर अपॉन वैल्यूएबल कंसिडरेशन। यहाँ पर सेल के अंदर आप क्या करते हो, एक चीज के बदले दूसरे को वहां पर पैसे पे कर रहे हो। ट्रांसफर, एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर। बार्टर, टू एक्सचेंज वन कमोडिटी फॉर अनदर विदाउट यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम पहले चलता होता था। एक्सचेंज, टू स्वैप, टू पार्ट विद, गिव और ट्रांसफर फॉर एन इक्विवेलेंट विद द यूज ऑफ मनी। License, permission granted by competent authority to exercise certain privileges. Without such authorization, the activity would have constituted as an illegal act. Rental, periodical payment for the use of another property. Lease, contractual agreement by which one party conveys an estate in property to another party for a limited period, subject to various conditions in exchange for something of value but still remain ownership. Disposal, to pass or into the control of someone else, to alienate, bestow or part with. Import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. The activity specified in Schedule 1 made or agreed to be made without a consideration, and the activities to be treated as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule 2. तो ये इसके अंदर वैसे इसको इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि क्या दिया हुआ है सेक्शन 7 के अंदर, ठीक है, ये काम का नहीं है आपके। सेकंड देखिए, इसके अंदर आपका कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। नॉट ऑल सप्लाईज आर सिंपल एंड क्लियरली आइडेंटिफिएबल सप्लाईज। Some of the supplies will be a combination of goods or combination of services or combination of goods and services both. Each individual component in a given supply may attract different rate of tax. The rate of tax to be levied on such supplies may pose a problem in respect of classification of such supplies. It is for this reason that the GST law identifies composite supplies and mixed supplies and provides certainty in respect of tax treatment under GST for such supply. एक ना कोई समझने वाली बात नहीं है आपकी। इसको आगे इलस्ट्रेशन से देखेंगे हम। कंपोजिट सप्लाई को देखो पहले। Under GST, a composite supply would mean a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both, or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply.
Illustration where goods are packed and transported with insurance. The supply of goods, packing materials, transport and insurance is a composite supply, and supply of goods is a principal supply. तो जो सर्विसेज दी ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस को तो हमने कंपोजिट सप्लाई बोला, और सप्लाई ऑफ गुड्स को हमने प्रिंसिपल सप्लाई बोला. How to determine as to whether a particular supply is naturally bundled in the ordinary course of business, and what constitutes principal supply in such composite supplies. No straitjacket formula can be laid down to determine whether a service is naturally bundled in the ordinary course of business. Each case has to be individually examined in the backdrop of several factors. Illustration देखो, a 5-star hotel is booked for a conference of 100 delegates on a lump sum package with the following facilities: accommodation for the delegates, breakfast for the delegates, tea and coffee during conference, access to fitness room for the delegates, availability of conference room, business center. As is evident, a bucket of services is being provided. ठीक है. Many of them chargeable to different effective rates of tax. None of the individual constituents are able to provide the essential character of the service. However, if the service is described as convention service, it is able to capture the entire essence of the package. Thus, the service may be judged as convention service and chargeable to full rate. However, it will be fully justifiable for the hotel to charge individually for the services as long as there is no attempt to offload the value of one service onto another service that is chargeable at a concessional rate. हाँ विनोद जी, आज करूँगा, संडे अभी कर दूंगा पीडीएफ अपलोड. ठीक है. हाँ जी चंदन जी. हेलो सर, हाँ जी. ये जीएसटी मतलब ये लोकल दुकानदार लोगों के लिए नहीं होता है क्या? आप ये क्या नहीं होता है? मतलब लोकल जो ये शॉप ओनर रहते हैं वो जीएसटी नहीं अप्लाई करते क्या? वो और उधर पे जीएसटी अगर उनसे नहीं कोई लेते. हाँ, क्योंकि अगर कोई ग्रोसरी हम लोग अगर ये डीमार्ट या सुपरमार्केट से मंगाते हैं तो उस पे जीएसटी का बिल लगाते हैं, लेकिन वही अगर हम हमारे लोकल दुकानदार से चीजें मंगाते हैं तो डायरेक्टली घर पे भेजते हैं, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगा होता. वो देखो, जो आप क्या एमआरपी है करते हो, उसका लोकल बिल देते हैं. मार्केट से या लोकल जिनको जानते हो उससे बिल लेते ही नहीं हो. यदि बिल लोगे तो जीएसटी दिखेगा ना आपको, पक्का बिल लोगे तो. कच्चा बिल लगा के देते हैं. हैं? वो बिल देते हैं लेकिन वो कच्चा बिल होता है, हाँ उसपे तो वही तो कह रहा हूँ, वो अमाउंट गलत लिखा चीज हुआ है ना. रहता है. वो कंज्यूमर की गलती है कि हमें पक्का बिल लेना चाहिए.
नहीं, यही जो कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर हाँ, के लिए है, लेकिन वो कि दुकानदार के लिए प्रवीण जी नहीं है बिल्कुल सही मैंडेटरी। बोल रहे हैं कि जो उन्होंने ही वो बिल डाल जीएसटी उन्होंने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है उसके अंदर। नहीं सर, नहीं सर, वो हम लोग जो सामान मंगाते हैं ना, किराना जो ग्रोसरी हम लोग हर महीने का जो मंगाते हैं, वो अगर डीमार्ट सुपर मार्केट से मंगाते हैं तो उसके ऊपर वो जीएसटी बिल लगता है। लेकिन वही सामान अगर लोकल हमारे दुकानदार से मंगाते हैं तो वो वही चार्ज लेते हैं, उसको जीएसटी नहीं लगाते वो। तो वो मैंडेटरी नहीं होता सर। मैंडेटरी होता है, होता क्यों नहीं है? हाँ, तो वो वैसा बिल नहीं देते, वो लोकल बिल ही देते हैं अपना, और जो सामान जो है वही मार्केट प्राइस से जो एमआरपी है चंदन उसी जी पे देते वही हैं। मैं चीज आपको कह रहा हूँ, उस चीज की आप जीएसटी के वहां पर शिकायत भी कर सकते हो। ठीक है, पक्का बिल लेना आपकी जिम्मेवारी है, दुकानदार तो मना करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको अपने हिसाब से बिल काटना होता है बाद में। चंदन ऐसा जी, नहीं है वो बिल नहीं काटता, बिल जरूर काटता है वो बाद में भी, बट फिर वो अपने हिसाब से अपना एडिशन करके बिल काटता है, क्योंकि उसको जो प्रॉफिट के ऊपर जो जीएसटी भरा जाता है वो फिर उसको इनडायरेक्टली अपनी जेब से भरना पड़ता है। ठीक है, उस हिसाब से वो अपना प्रॉफिट कम दिखा के, जैसे 10 रुपए की 100 रुपए की चीज है, उसने आपको 120 में दे दी। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो 100 रुपए की चीज के ऊपर अपना 5 रुपए का प्रॉफिट दिखा के फिर जीएसटी का बिल काट देगा। मतलब वो सिर्फ अपना 5 रुपए का ही प्रॉफिट वहां पे दिखाएगा, अपनी मर्जी से बिल काटेगा फिर वो। ठीक है, बिल लेना ये आपकी जिम्मेवारी है वहां पर, चाहे वो लोकल शॉप है कुछ भी है। यदि वो रजिस्टर्ड फर्म है तो उससे जीएसटी बिल आपको लेना चाहिए। यदि रजिस्टर्ड फर्म नहीं है तो वो बिजनेस कैसे कर रहा है, तो वो वैसे ही इलीगल हो जाएगा। बोलो अब चंदन जी। हेलो। हाँ सर। डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं, डाउट तो क्लियर हुआ, लेकिन हमको अगर वही प्राइस, वही सेम चीजें अगर हमें वही अमाउंट देंगे तो हम लोग। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, बोलो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। नहीं नहीं, पूछो पूछो, क्या पूछना है, डाउट तो क्लियर करो। नहीं सर, मैं यही कह रहा था कि जो चीजें हमको हमारे प्राइस में मिलती है, एमआरपी में मिलते हैं, विदाउट जीएसटी एडिंग होते, तो हम लोग क्यों उसकी कंप्लेंट करेंगे? सेम चीजें तो है जो सुपर मार्केट में मिलते हैं, डीमार्ट में मिलते हैं, वही वो लोग सेम प्राइस में दे रहे हैं विदाउट जीएसटी लगा के, तो हम लोग क्यों उसको कंप्लेंट करेंगे ना? कंप्लेंट हमें वही, हमारा तो फायदा ही है ना उसमें। चंदन जी यही तो कह रहा हूं ना। हमारा तो फायदा ही है। हाँ, तो आप खुद के फायदे के लिए सरकार का तो नुकसान कर रहे हो ना। आप ये चीज समझो, मैं आपको दुकानदारों की चीज बताता हूँ। ठीक है, कैसे होता है सिस्टम मैं बताता हूँ। कि आज एक ये चाय पत्ती का पैकेट है ना, हम 100 पैकेट का बिल ले आए चाय पत्ती का जीएसटी वाला। कोई ए नाम का व्यक्ति है, राम। ठीक है, 100 पैकेट तो वो ले आया विद बिल। अब उसने क्या किया, 200 पैकेट विदाउट बिल माल ले आया, जिसको हम कहते हैं ब्लैक का माल। ठीक है, कि मतलब दुकानदार क्या करता है, थोड़ा सा मुनाफा वो ले रहा है और थोड़ा सा मुनाफा वो कंज्यूमर को दे रहा है। कि वो अब क्या करेगा, वो ही चीज मार्केट से जो बिना बिल के माल लेके आया है वो कंज्यूमर को सस्ती दे देगा। उससे आप खुश हो जाओगे चंदन जी, जैसे आप कह रहे हो कि हम क्यों शिकायत करेंगे जब हमें वो चीज कम में मिल रही है। इनडायरेक्टली हम देखें तो उस 200 चीज के ऊपर, 200 पैकेट के ऊपर वो जीएसटी का तो नुकसान हो गया ना सरकार का।
ठीक है। तो इसलिए इसने अपने थोड़े से फायदे के लिए बिजनेसमैन ने और थोड़ा सा फायदा कंज्यूमर का करने के लिए वहां पर जीएसटी का इवेजन हो गया, चोरी बोलते हैं उसको, ठीक है। कल को पकड़ा जाए उसका माल और छापा पड़ जाए, उसके ऊपर रेड पड़ जाए और 300 पैकेट उसकी दुकान से मिले और बिल मिले सिर्फ 100 पैकेट का, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार से चीजें चलती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको काफी बार लोकल मार्केट्स के अंदर चीजें सस्ती मिल जाती हैं। समझे या नहीं चंदन जी? हाँ यस सर थैंक यू सर। हाँ जी हेमंत जी। सर अभी आप बोल रहे हो जीएसटी, मतलब बिल में जीएसटी क्यों नहीं लगा था? क्योंकि उसको पैसा बचाना है उसका, ठीक है। हाँ मतलब वो सरकार को जीएसटी नहीं दे रहा है। वही तो कह रहा हूं ना आपसे, आपने तो बिल मैं नहीं क्या लिया, पूछ रहा हूँ, हाँ, कंज्यूमर लेकिन ने बिल नहीं उनको, लिया तो वो अपना विदाउट बिल वाला माल निकाल दिया ना उसने। यदि आप हाँ बिल ठीक है मांगते सर, थे तो 100 रुपए 100 चीजें आप बिल वाली लाए थे, अब चंदन जी ने 20 चीजें ली और 20 चीजों का बिल मांगा, तो 20 बिल चीजें सेल आउट होगी। अब आपकी दुकान में 80 चीजें बिल वाली होंगी। अब वो क्या करेगा दुकानदार, यदि चंदन जी ने बिल नहीं मांगा तो 20 चीजें वो बिना बिल वाली निकाल देगा, निकाल दी। अब उसकी बाकी की 100 की 100 वैसे दिखा देगा कि मेरी दुकान के अंदर बिल वाली चीजें पड़ी हैं। इस प्रकार से चोरी की जाती है टैक्स की। ठीक है सर। लेकिन जो शॉपकीपर या जो कंपनी है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करती है, तो उसका जीएसटी का फुल रिफंड उसको मिलता है ना, कंपनी को, जो भी जीएसटी रजिस्टर करता है उसको। देखो अपने हेमंत जी, फुल रिफंड उसको उतनी अमाउंट का ही मिलता है जितनी वो पे करके आया है, क्रेडिट। ये चीज जो टैक्स इवेजन वाली बात हम कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरर के पॉइंट से स्टार्ट होती है। ये बीच में होलसेलर और रिटेलर का रोल है, बट ज्यादा रोल जो है पीछे से मैन्युफैक्चरर ने ही उतना माल बिना जीएसटी के मार्केट में लेके आया है। वो इस चीज को समझो कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जिसको हमने बोला, सप्लाई जहां से हो रही है वहां पे ही उस चीज के ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ, जीएसटी नहीं लगा हुआ। समझे इस चीज को कि ये जो चीजें स्टार्ट होती हैं चोरी वाली, ये ऐसे होता है कि चंदन जी मैन्युफैक्चरर हैं, है ना, ये चाय पत्ती का कारोबार करते हैं, ये बढ़िया, ये रजिस्टर्ड है, जीएसटी वगैरह भरते हैं। अब चंदन जी के मन में लालच आ गया कि मैं अपने माल को किस प्रकार से सस्ता बेच सकता हूँ, ठीक है। चंदन जी ने सोचा कि मैं जीएसटी रजिस्टर्ड तो हूं ही, मैं कुछ माल ऐसा बनाता हूं जिसको मैं इनडायरेक्टली चोरी के तरीके से बाजार में लेके जाऊंगा, ठीक है। इतने माल के ऊपर 100 बैग्स तो इन्होंने बनाए चाय पत्ती के, विद जीएसटी भरे इन्होंने मार्केट में जब लेके गए, ठीक है। 200 बैग्स इन्होंने साथ में और बना लिए, ठीक है, जिसके ऊपर इन्होंने जब राम एक रिटेलर है इसको सेल किया, इसको ये चीज इन्होंने 100 बैग जो बेचे थे ये 1000 रुपए विद जीएसटी बेचे, ये चीज इन्होंने इसको 800 रुपए में ही दे दी क्योंकि ये इधर जीएसटी लगा ही नहीं था। अब राम ने आगे हेमंत जी को ये चीज 900 में ही दे दी, 100 रुपए के मुनाफे पे। तो इसको ये चीज कंज्यूमर को 900 में ही मिल गई यहाँ पे। अब पक्के बिल वाली चीज ये कम कैसे दे दे, 1000 रुपए तो ये ऑलरेडी खुद पेड कर चुका है, जीएसटी इसके अंदर जैसे 100 रुपए था, 100 रुपए तो सरकार को यहां से चले गए ना पक्के के अंदर, यदि जैसे बिल बन के आ रहा है तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं आजकल शॉपकीपर्स, जैसे पार्टली चीजें बिल में मंगा लेते हैं, पार्टली चीजें विदाउट बिल में मंगा लेते हैं। तो वैसे ही जो मैन्युफैक्चरर है, जहाँ पे प्लेस ऑफ जहाँ से ओरिजिन है गुड्स का, तो वहां पर भी यही होता है कि पार्टली वो जीएसटी में बेचते हैं ओरिजिन पॉइंट पे और पार्टली वो विदाउट जीएसटी वो चीजों को निकालते हैं।
इस प्रकार से टैक्स की इवेजन होती है जीएसटी की। समझे इस चीज को? हेमंत जी, चंदन जी, इस चीज को समझे या नहीं समझे, या बाकी हर कोई समझा इस चीज को किस प्रकार से जीएसटी की चोरी की जाती है? कंचन जी, आज आप इतनी जल्दी कैसे आई हैं क्लास में? सर मुझे पता ही नहीं था आज क्लास है, मैंने अभी देखा। ओहो, चलो कोई बात नहीं। मैं आज तो इतना रिकॉर्डिंग मतलब सुन लूंगी सर। बेसिक भी बताया है मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा रिकैप दे दूंगा। हमें ये रिकॉर्डेड सेशन अगर आता है तो मैं सुन लेती हूँ सर तब तक फिर। हाँ, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, ये भी सुन लेना। जी सर, सॉरी सर, थैंक यू। ठीक है, सबको समझ में आया ना ये जो मैंने समझाया आपको? ठीक है, और किसी के मन में कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हो आप। तो क्यों वैट को हटाया गया, है ना, जीएसटी को क्यों लाया गया, इसके पीछे रीजंस जो थे वो समझ में आए या नहीं आपको? 13 मार्क्स का क्वेश्चन इस पॉइंट के ऊपर आपका, मुझे लगता है 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से करके जाना एग्जाम के अंदर, क्योंकि मेन क्वेश्चन जो है मॉड्यूल में 4 के अंदर एक तो ये बन ही रहा है आपका। हाँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखे हैं, उसमें भी हर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो 10 पॉइंट, उसके बाद भी मैंने आपको 8-10 पॉइंट और लिखवाए थे, वो सब एक कंसोलिडेट करके उसको आपको अच्छे से लिखना है। इजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। ठीक है, चलो आज 5-7 मिनट पहले छोड़ देते हैं आपको। ठीक है, तो आपको अब कल मिलते हैं हम सेम टाइम, 8 वाला ही हमारा, 8 से 9 वाला ही। ठीक है, हेलो हाँ जी प्रवीण जी। सर, ये आपके बीएससी के लेक्चर सर पोर्टल पर सर अपलोड नहीं होंगे क्या सर? मैं चेक करता हूँ बीएससी के एक बार, लेक्चर क्योंकि थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। अपलोड तो मैंने कर दिए थे, वहां से रिमूव ना हो गए हो वेबसाइट सर पे। दिख नहीं रहे थे मुझे, क्योंकि मुझे देखना है था ना सर, मैं हाँ, मिस हो मैं गया एक बार आज सिस्टम। चेक करता हूँ। आया था एक स्टूडेंट का और भी मैसेज आया था, क्या पता वहां से रिमूव ना हो गए हो, तो मुझे दोबारा से अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है सर, मैंने भी बहुत देखा है लेकिन नहीं आया सर। हाँ, तो फिर वो अभी वेबसाइट में थोड़ा सा क्रैश सा आया था, तो इसलिए वो हो सकता है कि उठ गए हो वहाँ से। तो दोबारा यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो वहाँ से लिंक दोबारा से मुझे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। तो आज या कल में 2 दिन में कर दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है सर। चलो, हाँ हाँ कराता हूँ विनोद जी, आज ही कराता हूँ। चलो ठीक है, एंजॉय करो आप भी अपना संडे। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। गुड थैंक यू सर। नाइट। हाँ जी थैंक वैशाली यू जी। सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके ओके, गुड थैंक नाइट। यू सर, ओके, थैंक थैंक यू सर, गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। यू जी, गुड नाइट, टेक केयर।